अपनी छोटी सी उम्र में चाय की केतली लेकर वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय चाय चिल्लाने वाला लड़का कब गुजरात का सीएम और देश का पीएम बन जाएगा, ये बात किसी को नहीं पता थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बचपन ऐसे गरीबी भरे हालातों से गुजरा कि 2 टाइम का खाना खाने के लिए पूरे परिवार को रोज जिंदगी से लड़ना पड़ता था। बात 1950 की है। गुजरात में एक छोटे से कच्चे मकान के अंदर एक ऐसा लड़का भी पल रहा था जिसकी किस्मत में भगवान ने कुछ ऐसा लिख दिया था जो पूरे भारत का भविष्य बदलने वाला था। जैसे कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के अंदर भी अपने स्कूल के टाइम से ही डिबेट में अपनी बात को दमदारी से रखने की कला थी और स्कूल के टीचर्स इसी खूबी के कारण नरेंद्र को बहुत पसंद भी करते थे। बचपन में नरेंद्र नाटक भी किया करते थे, जिसके कारण वो लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहते थे। जब नरेंद्र 8 साल के थे तभी उन्होंने आरएसएस की सभाओं में जाना चालू कर दिया था और वो वहां जाकर लक्ष्मण राव ईमानदार से मिले, जिन्होंने नरेंद्र की लगन देखकर उन्हें आरएसएस का बाल स्वयं सेवक बना दिया और बाद में यही व्यक्ति नरेंद्र के राजनीतिक सलाहकार भी बने। समय अपनी गति से चल रहा था, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया। नरेंद्र मोदी के माता पिता की जिद के कारण 13 वर्ष की आयु में ही नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और 17 वर्ष की आयु में उनकी शादी भी हो गई। पर मोदी को यह शादी मंजूर नहीं थी। इस शादी के कारण मोदी उदास और टेंशन में रहने लगे। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। उन्हें ये लगने लगा कि इस शादी के कारण वो देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाएंगे। उन्हें ये शादी मन ही मन विचलित कर रही थी। वो इस शादी के कारण इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और अपना घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 2 साल तक उन्होंने भारत में स्वामी विवेकानंद से जुड़े कई आश्रम और हिमालय पर्वत का भ्रमण किया। 2 साल बाद 1970 में वो गुजरात वापस आ गए और अपने अंकल के साथ मिलके एक कैंटीन में काम करने लगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने मोदी का व्यक्तित्व तो उभारा ही, साथ में देश को एक शानदार नेता भी दिया। मोदी कैंटीन में काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। वो तो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जिसमें कई जाने गईं, कितनी ही औरतों के सुहाग उजड़ गए और भारत माता के ना जाने कितने बेटे शहीद हो गए। यही वो वक्त था जब मोदी के खून में उबाल आया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। उसके तुरंत बाद ही मोदी ने कैंटीन का काम छोड़ दिया और एक बार फिर लक्ष्मण राव ईमानदार से जा मिले और आरएसएस के जोरदार प्रचारक बनके देश की सेवा में लग गए। बात 1975 की है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी थी। उसी समय इंदिरा गांधी के विरोधियों को जेल में डाला जा रहा था और हैरान करने वाली बात यह है कि उसी समय आरएसएस जैसे बड़े संघ को भी बैन कर दिया गया था। उस समय मोदी गुजरात लोक संघर्ष समिति के सेक्रेटरी थे और वो बीजेपी के लिए गुप्त रूप से काम भी करते थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के विरोध में कई पोस्टर छापे थे। मोदी ने गुप्त रूप से काम करते हुए कांग्रेस सरकार के विरोध की पूरी तैयारी कर ली थी। जब ये खबर कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस ने हुक्म दे दिया कि मोदी को पकड़कर जेल में डाल दो। पुलिस वाले मोदी को ढूंढने लगे, जिसके कारण मोदी को अंडरग्राउंड होना पड़ा। सरकार की नज़र से बचने के लिए मोदी कभी साधु का हुलिया बना के तो कभी सिख का हुलिया बनाकर अपना काम करते थे, ताकि वो सरकार की नज़र में ना आ पाए। सन 1990 में जब मिली जुली सरकार बनाने का दौर शुरू हुआ तो मोदी ने मुरली मनोहर जोशी की और आडवाणी जी की रथ यात्रा का पूरा काम संभाला, जिसके कारण बीजेपी सरकार की जीत हुई। अब मोदी का नाम भाजपा में ऊपर उठने लगा। वो जिस भी काम में हाथ डालते थे वो काम सफल हो जाता था। सन 2001 में
केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें हार रही थी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को लगता था कि मोदी में सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। पर मोदी भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने आडवाणी और अटल जी से साफ साफ कह दिया कि अगर गुजरात की जिम्मेदारी देना है तो पूरी दो, वरना मत दो। फिर जाके 3 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी के कार्यकाल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे 60 हिंदू कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। लोगों का कहना था कि यह काम मुस्लिमों ने किया है क्योंकि हिंदुओं ने अयोध्या में बनी उनकी बाबरी मस्जिद के कुछ भाग को तोड़ दिया था। इस घटना के विरोध में एबीवीपी ने एक दिन के लिए पूरा राज्य बंद करने का ऐलान कर दिया। इस बंद के दौरान जब 60 कार सेवकों के शरीर को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो इसे देखकर हिंदुओं का खून खौल गया और गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, जिसमें 750 मुस्लिम और 250 हिंदुओं की जान गई। इन दंगों का दोषी नरेंद्र मोदी को माना जाने लगा। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा गया तो नरेंद्र मोदी ने शान से इस्तीफा दे दिया। गुजरात में फिर से चुनाव हुए। भाजपा ने चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा और गुजरात के हर एक हिंदू ने मोदी को वोट दिया और गुजरात में फिर से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए। फिर मोदी ने गुजरात में इतना अच्छा काम किया कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा और लोग भी यही चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने। पर भाजपा में एक नेता ऐसे भी थे जो खुद प्रधानमंत्री की सीट पर बैठना चाहते थे। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी। और वो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया और भाजपा को करारी हार मिली। लोगों ने बता दिया कि जिन्ना के अनुयायी भारत में नहीं चलेंगे। अगर आडवाणी जी ने जिद ना की होती तो मोदी 5 साल पहले ही प्रधानमंत्री बन जाते। खैर, 5 साल बाद फिर से चुनाव हुए और इस बार मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया और कमाल हो गया, मोदी को पूर्ण बहुमत से जीत मिली। 26 मई 2014 को मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और मैं दिल से कहना चाहता हूं कि यही वो बंदा है जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है, क्योंकि कोई ऐसे ही अपना घर और अपनी पत्नी को नहीं छोड़ देता।